हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑन योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका अपना अरविंद सुथार। हम लोग मिलकर फोड़ रहे हैं जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स और उसके अंदर हमारा आज का टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे थे। उसका एक टॉपिक जो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बचा हुआ है, उसको अगर मुझे आज टाइम मिला तो आई विल बी कवरिंग इट। ये चीज मैं पहले इसीलिए लेना चाहता हूं बिकॉज इनवर्स के अंदर जो कुछ मैट्राइसेस आती है उसके अंदर थोड़ी सी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज भी यूज होती है। तो आई थॉट कि डिटर्मिनेंट्स को जो है मैं पहले करवा देता हूं, और एज यू नो कि इनवर्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई थॉट कि अगर हम मैट्राइसेस को के इनवर्स टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले थोड़ी सी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ लिया जाए। राइट, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर। एज ऑलवेज ये सेशन अमेजिंग होने वाला है, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और आप लोगों को इस टॉपिक को जरूर फोड़ना है बिकॉज ये वन ऑफ द लड्डू टॉपिक्स के अंदर आपके जेई सिलेबस के अंदर आता है। तो क्या कहती बच्चा पार्टी, शुरू किया जाए? चलिए जी, बहुत बहुत खुशी के साथ इस टॉपिक को शुरू करते हैं, डिटर्मिनेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स is represented by these two square brackets। तो determinants को हम इस तरीके से दो वर्टिकल बार्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यही का यही सिंबल मॉड्यूलस के अंदर भी यूज होता है, बट आई थिंक बच्चे प्रॉब्लम को देख के मॉड्यूलस और डिटर्मिनेंट्स के सिंबल को डिफरेंशिएट बड़े आसानी से कर लेंगे। राइट, यस। जिस तरीके से हम लोग नंबर्स को डिनोट करते थे मैट्राइसेस के अंदर या एलिमेंट्स को डिनोट करते थे मैट्राइसेस के अंदर, उसी तरीके से हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर भी एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ इस तरीके से नंबर्स आपको दिए हुए हैं, यस, और इनको दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो दिस इज अ डिटर्मिनेंट। हॉरिजॉन्टल थिंग्स को अगेन क्या बोलते हैं? रोज। तो ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। आई होप यू गाइज आर क्लियर। और डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो एक सर्टेन वैल्यू होते हैं, वेयर एज मैट्रिसेस जो होते हैं वो एक अरेंजमेंट होते हैं। इतनी चीज हम ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। यहां पर मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। डिटर्मिनेंट वैल्यू is possible, determinant value is possible only for square matrices। स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी आप लोगों को? मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कभी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं, तो दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट के अंदर आप हमेशा यही देखोगे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हमेशा इक्वल हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो डिटर्मिनेंट के केस में अगर मैं आपसे इस तरीके का सवाल कभी भी करता कि एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर की नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, तो क्या आप उसका ऑर्डर बता सकते थे? तो आपको यह देखना था कि अगर मैंने नंबर ऑफ रोज n मान लिया तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहां पर n ही हो जाएंगे। तो n इंटू n का वैल्यू 9 आ जाना चाहिए, बोले तो n का वैल्यू 3 आ जाना चाहिए। अच्छा, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर प्लस माइनस 3 होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ रोज आप -3 तो नहीं बोलोगे ना। सो डिटर्मिनेंट्स के केस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो हमेशा ही इक्वल होते हैं एवरीबडी। अब यहां पर दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन, मैं आप लोगों को वो छोटी सी चीज जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं, एंड दैट इज व्हाट? माइनर
और दूसरी चीज कोफैक्टर। हालांकि कोफैक्टर्स के बारे में मैं पिछली क्लास के अंदर ऑलरेडी जो है वो बात कर चुका हूं, तो माइनर और कोफैक्टर निकालने का तरीका मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं। दो आई थॉट कि मैं प्रॉपर्टी से ही सीधे शुरू करूंगा, बट इन केस हमारे कुछ बच्चे जिनको अगर इन चीजों के अंदर तकलीफ होती है तो हम उन तकलीफ को भी पहले किल कर देंगे और फिर प्रॉपर्टीज एंड द रिमेनिंग थिंग्स वी विल डू गाइस, राइट। चलिए माइनर के बारे में बात करते हैं। माइनर निकालना बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी ने इस तरीके की डिटर्मिनेंट दी हुई है, ठीक है, आई होप यू गाइस कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि मैंने क्या लिखा है ना। थोड़ा सा छोटा लिखूंगा तो मेरे पास स्पेस बहुत ज्यादा बच जाएगा, पर चलिए, है ना। मान लीजिए कि आपको किसी ने ये डिटर्मिनेंट दी थी और आप लोगों को बोला कि यार इस एलिमेंट का, कौन से एलिमेंट का, इस एलिमेंट का माइनर लिखो। तो ये A11 एलिमेंट है, इसका माइनर अपन कैसे लिखेंगे, M11। इस एलिमेंट का माइनर कैसे लिखेंगे, M12। इस एलिमेंट का माइनर कैसे लिखेंगे, M21। इस एलिमेंट का माइनर कैसे लिखेंगे, M22। तो मान लीजिए कि किसी ने मुझे बोला कि यार M11 बताइए। अब M11 कैसे बताएं यार, M11 किसका माइनर होगा, A11 का, वो उस एलिमेंट का जो कि यहां पर आ रहा है। ये इतना तो अपन पिछली क्लास के बेसिस पे ही बोल सकते हैं ना। तो A11 जिस रो में आ रहा है उस रो को गोली मारो, A11 जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को गोली मारो, उसके अलावा जो भी बचा लिख दो। सर उसके अलावा बचा A22। यस, A22 इज योर माइनर ऑफ A11। सिमिलरली अगर कोई मुझसे बोलता है यार M12 का माइनर निकालो, M12 का माइनर निकालने के लिए बोला, तो M12 किसका माइनर है, A12 का माइनर है। इस रो को हटाओ जिसमें A12 आ रहा है, उस कॉलम को हटाओ जिसमें A12 आ रहा है, तो बचा क्या, A21, वही आपका माइनर हो गया बच्चों। कितना इजी है, हाँ या ना एवरीबडी, यस और नो। कितना इजी है जरा मुझे बताना। इसका माइनर क्या हो जाएगा, जिस रो जिस कॉलम में ये आ रहा है उसको उड़ा दो। सिमिलरली इसका माइनर क्या हो जाएगा, किसका, इसका, जिस रो जिस कॉलम में ये आ रहा है इसको उड़ा दो, तो बचा क्या, A11। यस दैट्स इट। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब भी आएगा तो हम सारे माइनर्स लिख सकते हैं। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। सर अगर जो है मेरे पास 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आ जाता, वो भी बड़ा आसान है, वो भी बता देता हूं, देखना जरा। मान लीजिए कि आपको डिटर्मिनेंट इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, है ना, A31, A32, A33। हालांकि ये चीजें बहुत ही बेसिक है, फिर भी मेरे को लगा कि यार बता देता हूं, क्योंकि जब लेक्चर शुरू कर रहा था तो मेरा मूड हुआ कि यार ये चीज बता देता हूं, है ना। तो इसका माइनर कितना हो जाएगा यार, इसका माइनर निकालना है। A11 का माइनर क्या होगा, M11। जिस रो में और जिस कॉलम में ये आ रहा है उनको उड़ा दो। तो सर बाकी की ये चीज बची, जो भी चीज बची उसको लिख डालो। तो उसको लिखेंगे तो A22, A23, A32, A33, ये 4 चीजें बची, इसको एक डिटर्मिनेंट के अंदर पुट कर दो, दैट्स इट। यही आपका माइनर है, यही आपका माइनर है। समझ में आ गई बात। अच्छा सर यहां पे तो डिटर्मिनेंट के अंदर पुट नहीं करा, आप यहां पे भी डिटर्मिनेंट के अंदर पुट कर दो, लेकिन जब आप 1 क्रॉस 1 के डिटर्मिनेंट के साथ डील करोगे तो वो तो एग्जैक्ट वैल्यू वही का वही आ जाएगा, वही का वही, जिसका डिटर्मिनेंट लिखा है वही का वही आ जाएगा। अब यहां पे ना मैं एक बड़ा सा तगड़ा सवाल पूछूंगा और बच्चे ना, कुछ बच्चे देखना फंस जाएंगे मेरे जाल में, है ना, हनी ट्रैप। वहां पे मैं आप लोगों को हनी ट्रैप दूंगा, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से ये चीज लिखना आसान है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से बोलता कि यार इसका माइनर लिखिए, तो इसका माइनर आप क्या लिखते हैं, M22। कैसे लिखते, जिस रो में और जिस कॉलम में A22 आ रहा है उसको उड़ाओ, तो बाकी की 4 चीजें बची उनको एज इट इज लिख दो, A11, यहां पर A31, यहां पर A13 और यहां पर A33, और इन सभी को एक डिटर्मिनेंट के अंदर पुट कर दो। आई एम अज्यूमिंग कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप लोगों को इवैल्यूएट करना आता है, नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा। ठीक है जी एवरीबॉडी, ये चीज क्लियर है आप लोगों को, इसमें किसी को कोई आपत्ति तो मुझे जरा बताना। अब जरा मैं आप लोगों से एक एग्जाम्पल पूछ लूं है ना। सर माइनर निकालना तो सीख गए, कोफैक्टर
इसी का जुड़वा भाई है, कोफैक्टर इसी का जुड़वा भाई है और कुछ नहीं, है ना। मान लीजिए कि आपको एक डिटर्मिनेंट जो है वो इस तरीके की दी हुई है, फाइंड माइनर ऑफ A21 बोले तो हमें किसका माइनर निकालने को प्रॉब्लम में बोला हुआ है सर? इस जीरो का निकालने को बोला हुआ है। तो इस रो को और इस कॉलम को हटा दो जिसमें कि जीरो आ रहा है, तो बचा क्या सर? बचा -1। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो -1 के ऊपर डिटर्मिनेंट लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये सिंबल किसका है? डिटर्मिनेंट का है, ये सिंबल मॉड्यूलस का नहीं है। अब कई बारी बच्चे इस सिंबल को मॉड्यूलस का मान के आंसर लिख देंगे क्या? 1, जबकि आंसर 1 नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा -1 खुद। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ये माइनर, ये मॉड्यूलस का सिंबल नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है एवरीबडी, इतनी क्लैरिटी है सारे के सारे बच्चों को? आ गई समझ में बात? किसी को कोई तकलीफ किसी प्रकार की? तो दिस इज द माइनर थिंग। यहां पे मैं को फैक्टर्स भी बता देता हूं, ठीक है। हालांकि मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था, बट फिर भी मेरा मन हो गया कि यार इन केस कोई बैकलॉग के साथ चल रहा है और अगर हमारी फिर से आज की क्लास में आ गया है तो फिर यार उसका ये वाला तो एटलीस्ट बैकलॉग क्रिएट ना होने दे, है ना। क्या कहती है बच्चा पार्टी? जैसे मान लीजिए कि अब मुझे इसका अगर को फैक्टर लिखना है, तो C11 का अगर, या C12 का, C21 का या C22 का अगर मुझे कोफैक्टर लिखना है तो ठीक है। कोफैक्टर कैसे लिखते हैं जरा समझना। एक फॉर्मूला होता है Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij, ये फॉर्मूला होता है। कोफैक्टर Cij डिनोट्स कोफैक्टर और Mij डिनोट्स व्हाट? Mij डिनोट्स माइनर। ठीक है एवरीबडी? यस। चलिए, तो I और J क्या है? द एलिमेंट विच इज कमिंग इन द ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, अगर किसी को ये चीज याद रह जाती है तो ठीक, और अगर मान लीजिए किसी को ये चीज याद नहीं रहती तो मैं यहां पर कुछ साइन कन्वेंशंस बता रहा हूं, बस उसको फॉलो कर देना। क्या साइन कन्वेंशन बता रहा हूं? जो भी पहला एलिमेंट होगा हमेशा उसको प्लस दे देना। अब ऑल्टरनेट, भले ही आप राइट हैंड साइड में जाओ, भले ही आप टॉप साइड में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, ऑल्टरनेट साइंस को फॉलो करना, प्लस माइनस इनको फॉलो करना। ठीक है, या तो आप इस फॉर्मूला से कर लो या आप जो मैं साइन कन्वेंशन अब बता रहा हूं उसको फॉलो कर दो। तो देखो उसमें मैंने क्या बोला? हमेशा जो पहला एलिमेंट उसको प्लस के साथ, फिर भले इधर जाओ भले ही नीचे जाओ, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइंस का ध्यान रखना। तो प्लस आ रहा है तो यहां पे माइनस आ गया, राइट? ठीक है, इसका भी साइन कन्वेंशन हो गया सर। ठीक है, अगर यहां से मैं नीचे जा रहा हूं तो प्लस तो आ चुका है, इस पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। फिर अगर मैं यहां से नीचे जाता हूं लेट से, तो यहां माइनस तो ऑलरेडी आ चुका है, अगला वाला जो आएगा वो प्लस आएगा। या लेट से कोई बोलता सर मैं इधर से राइट में जाऊंगा तो माइनस तो आ चुका है, यहां पे भी देखो अगला प्लस ही आएगा। सही बात है कि नहीं है? अल्टरनेट प्लस माइनस साइन स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग विद अ प्लस साइन, दैट्स इट। बस अगर ये याद रह गया तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। चलो, मैंने कहा यार चलो बच्चों को तो दोनों चीजें पता है, बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे C11 का कोफैक्टर लिखना है तो मुझे माइनर ऑफ 11 तो लिखना ही है, उसमें बस ये साइन मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस या माइनस जो भी आ रहा है वो। तो यहां पे प्लस आ रहा था तो प्लस, समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर हम इस फॉर्मूला से करते तो देखो I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 यहां पे आ जाता। I और J दोनों का वैल्यू 1 1 है, तो -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1 इंटू M11, यही चीज आती है एवरीबडी। चलो सेकंड वाली करते हैं, C12। अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है तो यहां पे एक तो मैं साइन ले लूंगा, साइन आ गया माइनस, और AM12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इससे करता तो I का वैल्यू 1 हो जाता, J का वैल्यू 2 हो जाता, तो -1 की पावर 3 आ जाती। देखो जरा सेम चीज आती कि नहीं आती? हाँ जी। C21 के बारे में बात करते हैं। C21 साइन कन्वेंशन यहां पे क्या लिखा हुआ है? माइनस,
और M21 से मल्टीप्लाई कर देते, अगेन I का वैल्यू 2 हो जाता, J का वैल्यू 1 हो जाता। अच्छा, अगर इसका हम लिखते कोफैक्टर तो J का वैल्यू भी 2, I का वैल्यू भी 2, तो यहां पर ये आ जाता। और ये अगर फॉर्मूला में डालते तो I और J दोनों 2 2, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो माइनर और कोफैक्टर दोनों जुड़वा जुड़वा भाई बहन है। ठीक है जी, समझ में आ गई इतनी? किसी को कोई तकलीफ होती है इसके अंदर तो मुझे जरा बताइएगा बच्चों। क्लियर है एवरीबॉडी? किसी को किसी प्रकार की कोई भी अगर आपत्ति है तो मुझे इन दो चीजों के अंदर यार आप लोग बताइएगा। क्लैरिटी है सारे के सारे बच्चों को? यस एवरीवन, क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यस, तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, है ना, ताकि हमारा कोफैक्टर जो है वो पूरे का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो देखिएगा जरा। मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को एक मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट इस तरीके की दे दी और मैं आपसे बोलता हूं कि कोफैक्टर ऑफ 1 2 क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ 1 2 क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर ठीक है, यानी इसका कोफैक्टर पूछ रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? पहली बात तो फॉर्मूला के हिसाब से या कैसे भी इसको साइन कन्वेंशन दूंगा पहले तो माइनस टाइम्स ऑफ M12। और अगर मुझे इसका माइनर लिखना है अब तो इस रो और इस कॉलम को हटा दो, तो माइनस टाइम्स ऑफ 0 बोले तो 0 इज द आंसर। यस और नो एवरीबॉडी? मिल गया था सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई तकलीफ है तो जरा मुझे इसके बारे में बताना। अब डिटरमिनेंट को ओपन किस तरीके से करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। डिटरमिनेंट एक्सपेंशन, ठीक है, डिटरमिनेंट एक्सपेंशन। तो जरा ये भी समझ लेना। मान लीजिए कि मुझे 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट ओपन करना है। इसको ओपन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इन दो चीजों को यहां पर और यहां पर आने वाली को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम यहां पर और यहां पर आने वाली चीज को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। बस इसी तरीके से वैल्यू ऑफ 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि 2 1 0 3 इसका डिटरमिनेंट बताइए, तो पहले किस किस को मल्टीप्लाई करें? 2 और 3 का। फिर किस किस का मल्टीप्लाई करें? 0 और 1 का। और इसी चीज को बस अब सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यस, 6 इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट। तो दिस इज हाउ वी ओपन 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। अब अगर मुझसे कभी 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का डिटरमिनेंट ओपनिंग करने को आए, इससे ऊपर तो वैसे हम जेई के एग्जामिनेशन में जाएंगे ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मुझे डिटरमिनेंट ये ओपन करने को आया तो हम कैसे ओपन करेंगे? इसका एक रूल है, बस मैं वो रूल आप लोगों को बता दूं। वैसे काफी सारे बच्चों को ऑलरेडी वो चीज आती होगी, है ना? यस, क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ ओपन कर सकते हैं। तो मैं रो 1 के साथ ओपन करना सिखा रहा हूं अभी, फिर मैं आप लोगों को उसी चीज को जनरलाइज करवा दूंगा। ठीक है? यस, सबसे पहले रो 1, तो इसको इस एलिमेंट को लिया, फिर ये वाला एलिमेंट, तो फिर इस एलिमेंट को लिया, फिर ये वाला एलिमेंट, तो अपन ने इसको ले लिया। ठीक है, रो 1 के अबाउट ओपन करना सिखा रहा हूं मैं। तो रो 1 के 3 एलिमेंट आप लोगों ने लिख लिए। अब देखना जरा कि इनके आगे कुछ साइन कन्वेंशंस को फॉलो किया जाएगा। साइन कन्वेंशंस कौन से? जो कोफैक्टर के अंदर हमने देखे थे ना, क्या देखा था कि इसको प्लस के साथ हमेशा शुरू करेंगे, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइंस। तो यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा। अब यही साइंस हम इनके आगे भी डाल देते हैं, प्लस माइनस और प्लस। साइंस तक क्लियर है सारे के सारे बच्चे? अब देखना जरा, अब हम A11 के साथ में भी कुछ लिखेंगे, A12 के साथ में भी कुछ लिखेंगे, A13 के साथ में भी कुछ लिखेंगे। A11 के साथ में क्या लिखेंगे? A11 का माइनर। तो देखना जरा, इसको और इसको हटाया तो A11 का माइनर लिखना अब हमारे लिए कोई बड़ी बात है क्या? कैसे लिखेंगे? जो बाकी की चीजें बच गई उनको एक डिटरमिनेंट फॉर्म में, A22
A32, A23 और A33। दैट्स इट। समझ में आ गई बात? अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। अब A12 के साथ में क्या लिखेंगे? A12 के साथ में उसका माइनर लिख देंगे। क्या क्या बचे? A21, A31, A23 और A33। A13 के साथ में भी सिमिलरली क्या लिखेंगे? A13 के साथ में भी सिमिलरली उसका माइनर लिख देंगे। दैट्स इट। इन दोनों को उड़ाओ, बचा क्या? A21, A31, A22 और A32। दैट्स इट। इतना तो सर बहुत सारे बच्चों को आता था। अच्छा, डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट भी ओपन कर सकते हो। जैसे अभी हमने रो 1 के अबाउट किया, रो 2 के अबाउट भी ओपन कर सकते थे, रो 3 के अबाउट भी ओपन कर सकते थे, कॉलम 1 के अबाउट भी ओपन कर सकते थे, कॉलम 2 के अबाउट भी और कॉलम 3 के अबाउट भी। तो देखना जरा, ये तो सभी को आता है, लेकिन अक्सर बच्चे किसी और रो के साथ जब ओपन करना होता है तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि ये रो 1 है, अब मैं रो 3 के अबाउट ओपन करके इस चीज को आप लोगों को दिखा रहा हूं। रो 3 के अबाउट ओपन करेंगे तो सेम रूल, क्या? रो 3 के एलिमेंट्स को लिख डालो, A31, A32, A33। पहले तो उनको लिख डाला। फिर दूसरी स्टेप मैंने क्या बनाई थी? साइन कन्वेंशंस। तो देखो जरा, यहां पे प्लस आया है तो यहां पे माइनस, फिर यहां पे प्लस आएगा, और अगर यहां पे प्लस आ चुका है तो अब आप ऑल्टरनेट साइंस जाके पूरी रोज के लिख सकते हो। तो साइन कन्वेंशन सेम आ रहा है, पहली बात तो ये। फिर यहां पे आप क्या लिखोगे? A31 का माइनर। A31 का माइनर बोले तो उस रो और उस कॉलम को हटा दो जिसमें कि A31 आ रहा है। समझ में आ रही है बात? A12, A22, A13 और A23। दैट्स इट। लिख डाला। A32 के साथ में A32 का माइनर लिख डालो। A32 का माइनर लिखना कोई बड़ी बात है क्या? लिखना जरा। A11, A21, A13, A23। दैट्स इट। सिमिलरली A33 का माइनर लिखना है यार उसके साथ, A11, A21, A12 और A22। क्लियर एवरीबॉडी? चलो अब मैं थोड़ा सा कॉलम के अबाउट भी बता देता हूं कि कॉलम के अबाउट डिटरमिनेंट अगर ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं। आप कोई भी एक चीज सीख जाओ, आपका काम हो जाएगा। सेम रूल है। मान लीजिए कि अपन ने कॉलम 1 उठा लिया, कॉलम 1 उठा लिया तो सबसे पहले लिखा A11, यहां पे लिखा A12, सॉरी A21, है ना? और यहां पर अपन ने लिखा A31। अच्छा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइंस अपने को चलने, तो यहां पे आ गया प्लस, फिर यहां पे माइनस, फिर यहां पे प्लस, तो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। क्लैरिटी है ये साइंस कैसे आ रहे हैं? चलो जी भाई साहब आगे बढ़ते हैं। A11 का माइनर लिख डालो जरा। A11 का माइनर A22, A32, A23, A33। राइट है जी एवरीबडी। सिमिलरली A21 का माइनर लिखेंगे अब सारे के सारे बच्चे, A12, A32, A13, A33। दैट्स इट। ये हो गया जी भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, क्या आ गया ये? A31 का माइनर बताओ जरा। A12, A22, A13, A23। दैट्स इट। समझ में आ गई? तो यार मुझे एक बात बताओ, 3x3 की डिटरमिनेंट को आप कितने तरीके से ओपन कर सकते हो? तो रो 1, रो 2, रो 3, तीन तो ये, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तीन, और ये, यानी 6 तरीके से आप उसको ओपन कर सकते हो। 3 रोज के अबाउट, 3 कॉलम्स के अबाउट, हर एक में वैल्यू जो है वो सेम आएगा। इतनी क्लैरिटी है सारे के सारे बच्चों को? इतनी क्लैरिटी है सारे के सारे बच्चों को कि नहीं? मैं यहां पर आप लोगों से ये चीज पूछना चाहूंगा यार। क्लैरिटी है जी भाई साहब? इतने के अंदर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मुझे बताना, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो सेम होगी। समझ में आ गई बात इतनी? अब देखना, इसी में मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स लिंक करवाने जाऊंगा। ये वाली चीज है, तो क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं बेटा, A11 इंटू M11 माइनस M12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13? देखो जरा, यस, माइनर में प्लस माइनस साइंस नहीं लेते हैं, माइनर में प्लस माइनस साइंस नहीं लेते हैं। तो इस प्लस को भूल जाओ, इस माइनस को भूल जाओ, इस प्लस को एज इट इज लिख दिया। वो तो आपने A11 माइनस A12 और A13, ये तो आपने एज इट इज लिख दिया। फिर ये मेरा क्या था? माइनर था, हाँ या ना एवरीबॉडी? यस। तो ये चीज ऐसी आ जाएगी, ठीक है? इसी चीज को, अगर इस चीज को मुझे लिखना है तो A31 इंटू माइनर ऑफ 31 माइनस A32 इंटू माइनर ऑफ 32
प्लस A33 इंटू माइनर ऑफ 33। और सिमिलरली इस चीज को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं A11 इंटू माइनर ऑफ 11 माइनस A21 इंटू माइनर ऑफ 21 प्लस A31 इंटू माइनर ऑफ 31। देखो जरा, A11 लिखा है तो उसी का माइनर है, A12 लिखा है तो उसी का माइनर है, A13 है तो उसी का माइनर है, और साइन कन्वेंशंस जो भी फॉलो हो रहा है। सिमिलरली यहां पर भी, सिमिलरली यहां पर भी। इतनी क्लैरिटी है सारे के सारे बच्चों को? आगे बढ़ते, एक और स्टेप आगे बढ़ते। क्या M11 को मैं C11 भी लिख सकता हूं? बच्चे बोलेंगे हाँ सर। M12 और C12 में क्या रिलेशन आया था? दोनों इक्वल आए थे या माइनस टाइम्स ऑफ ईच अदर आए थे? M12 और C12, C12 इज कोफैक्टर, ठीक है, M12 इज माइनर ऑफ A12 एलिमेंट। तो सोचो जरा सर, माइनस टाइम्स ऑफ ईच अदर, तो क्या इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं A12 टाइम्स कोफैक्टर ऑफ 12? सोचो जरा। और M13 में और C13 में क्या रिलेशन आया था? सोचो जरा, I और J का वैल्यू 1 और 3 है, तो -1 की पावर 1 प्लस 3 यानी -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 इज +1 ओनली। तो क्या ये ऐसा आ जाएगा बेटा? तो आप इस चीज को ऐसा भी बोल सकते थे बेटे। ये चीज समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? देखो जरा, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। मतलब अगर आपने रो 1 के एलिमेंट्स को उठाया तो उसी के कोफैक्टर के साथ अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, C11 C12 C13, इसके कोफैक्टर क्या होंगे? C11 C12 C13। मतलब आपने रो 1 के एलिमेंट्स को उठाया और उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों चीजों को ऐड कर दिया, तो यू गेट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ओनली। सिमिलरली हम यहां पर भी देखते हैं, M31 और C31 में क्या रिलेशन आया था? सर दोनों इक्वल आए थे, तो इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। M32 और C32 में क्या रिलेशन आया था? दोनों इक्वल आए थे कि माइनस टाइम्स ऑफ ईच अदर? सर दोनों सेम आए थे, नहीं माइनस टाइम्स ऑफ ईच अदर आए थे सर, ठीक है। और M33 और C33 में क्या रिलेशन आया था? दोनों सेम आए थे सर। तो ये ऐसा बन गया, देखो रो 3 जब उठाई, A31 A32 A33, उसी के कोफैक्टर भी उठाए, C31 C32 C33, मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट आ गई। सिमिलरली यहां पर भी क्लैरिटी आ रही है सारे के सारे बच्चों को कि नहीं आ रही है यार? यस, इतना इजी है भाई साहब। मतलब अगर आपने कोई रो उठाई और कोफैक्टर भी अगर आपने उसी का उठा लिया और फिर मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो यू गेट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ओनली। समझ में आ रही है बात एवरीबडी? यस, अगर आपने कोई रो उठाई और अगर आपने कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दिए उसी के उसके साथ, तो जो चीज अपने पास आई है वो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ही है। अच्छा देखो जरा, यहां मैंने रो 1 उठाई है, A11 A12 A13, तो मैंने कोफैक्टर भी उसी रो के उठाए हैं, C11 C12 C13। सिमिलरली यहां पर भी मैंने रो 3 उठाई है, A31 A32 A33, तो मैंने कोफैक्टर भी उसी रो के उठाए। यहां पर भी मैंने जो रो उठाई है उसी के कोफैक्टर उठाए। मुझे एक बात बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि यह चीज आपको पता है क्या, कि जब भी मैंने मान लो रो 1 उठाए, जैसे A11 और A12 और A13 एलिमेंट्स ये उठाए, लेकिन कोफैक्टर अगर मैंने किसी और रो के उठाए, बोले तो C21 C22 और C23 उठाए, और रो 1 के एलिमेंट्स को अगर मैंने उन कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, बोले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं A11 इंटू C21, A12 इंटू C22, A13 इंटू C23, तो इसका वैल्यू क्या डिटर्मिनेंट के बराबर होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस चीज को मैं करूंगा डिस्कस आगे। क्या आपको ये चीज पहले से पता थी? ठीक है, बताइएगा मुझे। तो यार हमने कहा कि अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है तो इस डिटर्मिनेंट के बारे में हम ये जान गए कि भैया 6 तरीके से हम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, है ना। और फिर कोफैक्टर्स और वो वाला फंडा भी अपन ने देख लिया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये वाली चीज पूछूं, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, तो अभी अभी हम देख के आए ये किसके बराबर होगा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अगर मैं आप लोगों से कोई भी रो, है ना, जैसे मान लो A21 इंटू C21
प्लस A22 होगा ये, ठीक है। A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23, तो ये भी किसके बराबर होगा? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के बराबर होगा। अगर आपने कोई रो उठाई और कोफैक्टर भी उसी के उठा लिए और आपने ऐसी चीज करी तो फिर आपका वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आएगा। सिमिलरली फॉर कॉलम्स एज वेल, मान लीजिए आपने कॉलम 1 उठाया, उसको उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो आपके पास जो चीज आएगी वो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ही आएगी। ये चीजें तो हमने देख चुके हैं पिछले पेज के ऊपर। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि कोफैक्टर तो आपने पहली रो के उठाए और रो आपने पहली उठाई, लेकिन कोफैक्टर दूसरी या तीसरी किसी भी दूसरी रो के उठाए, जैसे मान लीजिए C21, C12, C13, तो ये चीज कितनी आएगी? इनका समेशन, कैन एनीबडी टेल मी? यस, 0 आएगी। जब भी कभी आपने रो कोई और कोफैक्टर किसी और रो के उठाए हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं आएगी, वो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू नो हाउ टू ओपन द डिटरमिनेंट। C21 का वैल्यू भी आप जानते हो पुट करना, C12 का, C13 का वैल्यू पुट करना, आप समझ जाओगे कि ये चीज 0 आएगी। जैसे मान लीजिए, और यही चीज कॉलम में भी, मान लीजिए कि मैंने कॉलम 2 उठाया, तो कॉलम 2 ऐसा है बेटा, अगर आपने कॉलम 2 के अलावा कोई भी कोफैक्टर्स उठाए, जैसे मान लो कॉलम 3 के कोफैक्टर्स उठाए, और अगर आपने इन तीनों को ऐड किया तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। अगर रो उठाई कोई और अगर वही रो उठा ली और कोफैक्टर के साथ ऐड कर दिया, तब तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सेम चीज विद कॉलम एज वेल, कि कोई कॉलम उठाया और उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमेशा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगी। लेकिन अगर रो उठाई और कोफैक्टर किसी और रो के उठाए और ऐड किया तो 0, और सिमिलरली ये C कॉलम नहीं है, कोफैक्टर है। और अगर कोई कॉलम उठाया A12, C21, C22 और A22 और A32, जैसे कॉलम 2 उठाया अगर, और कोफैक्टर मैंने किसी और रो के किसी और कॉलम के, लेट से कॉलम 1 या कॉलम 3 बचते हैं, तो कॉलम 3 उठा लिया, तो ये भी चीज 0 आएगी। समझ में आ रही है बात? जो रो उठाई अगर उसी के कोफैक्टर उठाए तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, जो रो उठाई, रो कोई और उठाई, रो कोई और उठाई, कोफैक्टर किसी और रो के उठाए तो 0, कॉलम कोई उठाया, कोफैक्टर भी उसी कॉलम के उठाए तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, कॉलम कोई और उठाया, कोफैक्टर किसी और कॉलम के उठाए तो भी 0। समझ में आ गई बात एवरीबडी? इतनी सारे के सारे बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जेईई 2019 का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पूछा जा सकता है, क्या कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं उसके ऊपर। तो आपको 3x3 की डिटरमिनेंट है तो आप 6 तरीकों से निकाल सकते हो। तो मैंने कहा यार अपन सबसे बढ़िया तो रो 1 से निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मैं लिखना चाहूं तो सबसे पहले तो रो 1 के एलिमेंट्स को लिख दिया 2, b और 1। फिर मैंने कहा ठीक है यार आगे बढ़ते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन बी बोल रहा है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो अपने को निकालना ही है। मैंने कहा ठीक है, साइन कन्वेंशंस दे देते हैं, यहां पे आ जाएगा प्लस, यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा प्लस। साइन कन्वेंशंस फॉलो करेंगे यार जरा सारे के सारे बच्चे। अब माइनर ऑफ 2 लिखना है तो जिस रो में जिस कॉलम में आ रहा है दोनों को उड़ा दो, तो ये आ गया बी स्क्वायर प्लस 1, यहां पे आ गया बी, यहां पे आ गया बी, यहां पे आ गया 2। एवरीबडी क्लियर है? सिमिलरली अगले वाले का माइनर लिखेंगे यार, अगले वाले का माइनर लिखेंगे तो जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है दोनों को उड़ा दो, तो यहां पे आ गया B1 B2। ठीक है, मैंने कहा आगे बढ़ो। सिमिलरली 1 वाले का तो B1 B2 B स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर आ जाएगा कितना 1 और b। राइट है एवरीबडी? किसी को इसके अंदर कोई तकलीफ? सरी तो पहले भी नहीं थी, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पहले भी ना हो, है ना? ठीक है, फिर तो इसको ओपन कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और माइनस बीच में। यस ठीक है, b को 2 से मल्टीप्लाई यानी 2b, b को 1 से मल्टीप्लाई यानी b, दोनों को माइनस। हमेशा ये वाला मल्टीप्लीकेशन पहले करते हैं, है ना? हाँ
यस, इस चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखो जरा, ये 2b² और ये b², तो b² आ जाएगा 2b² प्लस 4। आगे बढ़े, यहां से b आ जाएगा -b²। आगे बढ़े, b² से b² उड़ जाएगा, वहां से आ जाएगा -1। तो ये कितना आ गया भैया, b² प्लस 3 आ गया। आप लोगों से बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन b का मिनिमम वैल्यू बताइए। यानी आप लोगों से क्या बोल रहा है वो, आप लोगों से बोल रहा है कि हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ b² प्लस 3 अपॉन b बता दीजिए। अब अगर आप इस चीज को लिख देते हैं b प्लस 3/b, तो आपको नहीं लगता कि आप am gm लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालोगे? दो नंबर्स b प्लस 3/b अपॉन 2, ये तो उन दोनों का अरिथमेटिक मीन आ गया, b और 3/b का, इज ग्रेटर देन इक्वल टू दैट ज्योमेट्रिक मीन, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन रेज टू द पावर 1/2 हम लोगों ने सीखा था। तो 2√3 इज द आंसर कमिंग, यस ए इज द करेक्ट आंसर। यही आप लोगों से पूछा था जेई वालों ने 2019 के अंदर। इजी है एवरीबॉडी? किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो मुझे बताना। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। हम लोगों ने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा है, क्या इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स का मतलब ट्रांसपोज करना ही है? सोचो जरा, मान लीजिए कि आपको ये डिटर्मिनेंट दी हुई थी, इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे? रो 1 को कॉलम 1, रो 2 को कॉलम 2 और रो 3 को कॉलम 3 कर दिया। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ये कहती है कि ट्रांसपोज लेने पर भी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सेम रहता है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होगा, यही हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। अपॉन टेकिंग द ट्रांसपोज वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 2, इफ एनी टू रोज, अभी रोज के बारे में बात करूंगा, और मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी डिटर्मिनेंट के अंदर आप ये देखोगे कि जो चीज रोज में लग रही है एग्जैक्टली वही चीज कॉलम्स में भी लगेगी। तो पहले मैं रोज के बारे में बात कर लेता हूं। इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, जैसे मान लीजिए कि आपको यह डिटर्मिनेंट दिया हुआ था जिसका वैल्यू Δ1 है, आपने क्या किया कि रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया, मतलब आपस में बदल अगर दिया, तो A1 A2 A3 को आपने अब रो 2 कर दिया है, B1 B2 B3 को आपने रो 1 कर दिया है। यही मतलब है इंटरचेंज करने का। तो क्या आपकी डिटर्मिनेंट ऐसी आ गई, और लेट से उसका वैल्यू कुछ Δ2 है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय -1। अगर आपने एक इंटरचेंज किया है तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रॉपर्टी आपको ये बोल रही है। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं दैट दीज टू वैल्यूज विल बी माइनस टाइम्स ऑफ ईच अदर? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, एक इंटरचेंज कर दिया, बोले तो रो 1 को कर दिया रो 2 और रो 2 को कर दिया रो 1, एक इंटरचेंज हुआ है। इंटरचेंज यानी इसने इसकी जगह ले ली, इसने इसकी जगह ले ली, बेसिकली चेंज तो एक ही हुआ ना, तो माइनस साइन लग जाएगा। अच्छा, अब अगर कोई आए वो बोले कि सर मैं 2 चेंजेस कर दूं, तो अगर 2 चेंजेस कर दोगे तो मल्टीप्लाइड बाय -1 है, तो -1 इंटू -1 हो जाएगा। पहले चेंज का -1, दूसरे चेंज का -1 और मल्टीप्लाई, -1 इंटू -1 अगर करेंगे तो वो सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मुझे बताइएगा। जैसे मान लीजिए Δ3 मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 और A1 A2 A3। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? अच्छा, मैंने देखा कि यार इसमें और इसमें अगर क्या रिलेशन है ये देखना है, तो बेसिकली मैं एक और इंटरचेंज कर दे रहा हूं इन दोनों को, तो ये चीज आ जा रही है। तो Δ3 और Δ2 में क्या रिलेशन होगा? सर दीज टू थिंग्स विल बी माइनस टाइम्स ऑफ ईच अदर। क्यों माइनस टाइम्स ऑफ ईच अदर? Δ2 ये है, दीज टू थिंग्स विल बी माइनस टाइम्स ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि हमने एक इंटरचेंज किया। अच्छा, अब मैं इन दोनों का देखता हूं, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? सर अगर इसमें रो 1 को पहले मैं करता हूं रो 2,
तो ये आती है एक इंटरचेंज, और अगर इसमें एक और चेंज करता हूं तो ये चीज आती है, हाँ या ना। तो बेसिकली इसके अंदर मैं दो चेंजेस अगर करता हूं, एक तो ये और वो होने के बाद फिर ये, तो ये वाली चीज आती है। यानी इसमें मैंने दो इंटरचेंजेस किए तब जाके ये डिटर्मिनेंट आती है। तो -1 इंटू -1 वाले के लॉजिक के हिसाब से ये दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आना चाहिए था, एक तो वो। और वैसे भी अगर आप ये रिलेशन लिख चुके हो तो इन रिलेशन से अगर आप इक्वेट करवाओगे तो क्या आप बोल सकते हो कि Δ3 और Δ1 का वैल्यू सेम होगा? यस। ठीक है, चलो अब समझो जरा, जब भी मैं ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करूंगा, ऑड नंबर ऑफ चेंजेस, तो माइनस टाइम्स आएगा, -1 टाइम्स आएगा। और जब भी मैं इवन नंबर ऑफ चेंजेस करूंगा तो वो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। जब भी मैं इवन नंबर ऑफ चेंजेस करूंगा, चेंजेस करने का मतलब इंटरचेंजेस है ना, कहीं भी दो रोज को बदल दिया एंड सो ऑन, ठीक है, तो 1 टाइम्स। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, यानी -1 की पावर ऑड नंबर, तो वो -1 टाइम्स हो जाएगा। और जब भी इवन नंबर ऑफ चेंजेस करूंगा तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इवन नंबर ऑफ टाइम्स, बोले -1 की पावर इवन, तो वो तो 1 ही हो जाएगा एवरीबडी। और यही चीज आप कॉलम्स के अंदर भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए किसी ने एक Δ4 डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिखा कि ये डिटर्मिनेंट लिया और इसने कॉलम 2 और कॉलम 1 को इंटरचेंज कर दिया। कॉलम 1 और कॉलम 2 को अगर आप उसमें इंटरचेंज करोगे तो यहां आ गया A2, यहां पे B2, यहां पे C2, यहां पे आ गया A1, यहां पे B1, यहां पे C1 और यहां पर A3, B3 और C3। तो आप मुझे बताइएगा Δ4 में और Δ1 में क्या रिलेशन है? एक इंटरचेंज तो माइनस आगे आ जाएगा, दैट्स इट। समझ में आ गई बात एवरीबडी? सारे के सारे बच्चों को ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस तो -1 टाइम्स और इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस तो सेम। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। इफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी अभी तक जो पढ़ी थी। इफ इन अ डिटर्मिनेंट एनी टू रोज आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर प्रॉपर्टीज की क्या जरूरत है, प्रॉपर्टीज की मदद से हम क्वेश्चन को बड़े जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, ये उनकी जरूरत है ना। आप सोचो, खुद सोचो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने में थोड़ा सा समय तो लगता है कंपैरेटिवली, यस और नो। तो उस समय को अवॉइड करने के लिए हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, जैसे कि अगर आपने इसका वैल्यू निकाल लिया है तो आपको अलग से इसका निकालने का जरूरत नहीं था, अगर आपको प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट पता है तो। अगर आपने इसका वैल्यू निकाल रखा है तो आपको ये वैल्यू निकालने का अलग से जरूरत नहीं था, आपको पता है कि रिलेशन क्या होगा। आपने इसका वैल्यू निकाला हुआ है तो आपको ये भी निकालने का जरूरत नहीं था, आपको पता है कि रिलेशन क्या आएगा। सो टाइम सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जस्ट ट्राई टू फील दिस। यस एवरीबडी, प्रॉपर्टीज का यहां पे रोल आता है कि टाइम मतलब बच जाता है अपना। बाकी अपन डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखने से ही अपन सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। इफ इन अ डिटर्मिनेंट एनी टू रोज, वही की वही चीज कॉलम्स में भी होगी। अगर आपने किन्हीं दो रोज आइडेंटिकल आ रही है, मतलब एक जैसी आ रही है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट है, रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल आ रही है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। कोई भी दो रो ज्यादा आ गई तो भी 0, कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल आ गई तो 0, और सिमिलरली कोई भी दो कॉलम भी आइडेंटिकल आ गई तो भी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 होगा। समझ में आ रही है बात? क्यों? लिंक करते हैं प्रॉपर्टी 2 से। मान लीजिए कि आपको ये चीज दी हुई है, इसका वैल्यू रोज में अपन ने देख लिया कि हाँ यार, याद कर लिया कि 0 ही होगा, और वैसे याद ना करे तो निकाल के अपन देख ही सकते हैं। अब देखो, अगर मैं एक काम करूं, क्या काम करें? अगर अपन एक काम करें कि अपन इन दोनों को प्रूव कर लेते हैं, अगर याद नहीं करना तो प्रूव कर लेते हैं। इन दोनों को इंटरचेंज किया, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आगे आएगा बेटे, और इंटरचेंज भी हो गया, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो चेंज करने के बाद भी सेम ही दिखाई देगी और माइनस साइन तो आगे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंटरचेंज किया है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसको Δ1, ये Δ1 है तो ये माइनस Δ1 है, तो Δ1 का वैल्यू माइनस Δ1 के इक्वल है, 2 Δ1 0, तो Δ1 0 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? दैट्स इट। और यही चीज आप कॉलम्स में भी बोल सकते हो। प्रॉपर्टी 4,
इफ ईच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कंफ्यूज करती है। जैसे मैट्रिक्स में हमने देखा था कि दो मैट्रिक्स को जब ऐड करते थे तो इसमें इसको ऐड करते थे, इस वाले में इसको ऐड करते थे, इस वाले में इसको ऐड करते थे, फिर इस वाले में इसको ऐड करते थे, इस वाले में इसको ऐड करते थे, इस वाले में इसको ऐड करते थे। हाँ या ना? सोचो जरा। मैट्रिक्स में बेसिकली मैट्रिक्स में हम हर एक एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करते थे, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट के अंदर क्या होता है, रैदर देखना जरा। डिटरमिनेंट के अंदर या तो किसी एक रोज को ऐड कर देंगे या किसी एक कॉलम को ऐड कर देंगे। क्या बोला मैंने? या तो किसी एक रो को ऐड कर देंगे या किसी एक कॉलम को ऐड कर देंगे। अब वो किसी भी, ये नहीं कि कोई भी, उसमें भी कंडीशन है, जरा समझना यहां पे। इन ऑर्डर टू ऐड टू डिटरमिनेंट्स, इन ऑर्डर टू, इफ, ये ऑर्डर नहीं लिखता हूं कि तो वर्ड से कंफ्यूज जाओगे। इफ वी वांट टू ऐड, if we want to add two determinants, if we want to add two determinants रो वाइज, अगर रो वाइज करना चाहते हैं ऐड, मतलब तो क्या जरूरी है जरा समझना। वन रो डिस्टिंक्ट, रेस्ट ऑफ द रोज आइडेंटिकल, है ना? यहां पे ये लिख देते हैं ऑर्डर या नंबर ऑफ रोज -1, नंबर ऑफ रोज -1, रोज शुड बी आइडेंटिकल। इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूं आपको, इसका मीनिंग बताता हूं। जैसे इन दो डिटरमिनेंट को हम ऐड कर सकते हैं या नहीं, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ रोज -1, ये एक नंबर आएगा, दिस मच रोज शुड बी आइडेंटिकल। तो यहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है। टोटल लिख देता हूं यहां पे, ना कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है। तो 3 - 1 करेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो कितनी आ रही है बेटा? 3 - 1 करेंगे तो 2 आ रही है। तो 2 रोज शुड बी आइडेंटिकल। क्या इन दोनों में 2 रोज आइडेंटिकल है? मैंने कहा हाँ, ये वाली आइडेंटिकल है सर। तो हाँ, इन दोनों डिटरमिनेंट्स को ऐड किया जा सकता है। अब ऐड भी कैसे करते हैं? ऐड भी कैसे करते हैं? जो रोज आइडेंटिकल है उनको तो ऐड करने के बाद भी एज इट इज ही लिखा है। देखो 2b1 2c2 ऐसा नहीं किया है, ये एज इट इज है। सारे के सारे एलिमेंट्स जो मैं सर्कल कर रहा हूं, मतलब इन दो डिटरमिनेंट्स को ऐड करने के बाद भी ये जो मैंने रेड रेड सर्कल किए हैं, दे आर ऑल सेम। हैव अ लुक एट दिस। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये बनी, और ये जो बनी है इसमें भी वो जो 2 रोज आइडेंटिकल थी वो अभी भी एज इट इज है। अब जो अलग अलग थे a1 और x, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, a1 + x, a2 + y, a3 + z। तो दिस इज द एडिशन ऑफ दीज टू थिंग्स। जैसे और समझना है यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को बोला कि आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो क्या? आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो क्या? तो आपने कहा सर 3 नंबर ऑफ रोज हैं। मैंने कहा हाँ 3 नंबर ऑफ रोज हैं। उसमें से सर ये दोनों आइडेंटिकल है। आप कहोगे हाँ सर आइडेंटिकल है। मैंने कहा तो जो आइडेंटिकल है उसको तो एज इट इज लिख दो, और जो आइडेंटिकल नहीं है उन दोनों उसको ऐड, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। समझ में आ रही है बात? ये हो गया एडिशन। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता कि यार ये वाला ऐड करके दिखाओ, जैसे अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से बोलता कि यार ये वाला ऐड करके दिखाओ, 2 1 3 4 1 0 -1 2 1 प्लस
फिर ये बोलता 213 -419 और 186। तो अब देखो जरा, 3 अपने पास टोटल नंबर ऑफ रोज है, तो 3 - 1 रोज शुड बी आइडेंटिकल। क्या इनमें 3 - 1 यानी कि 2 रोज आइडेंटिकल हैं क्या? नहीं। तो आप इनको इस तरीके से ऐड नहीं कर पाते। कैन नॉट ऐड एज मेंशन्ड अबव, कैन नॉट ऐड एज मेंशन्ड ऑन द स्लाइड। क्यों नहीं कर सकते? इस चीज की समझ में आ रही है बात? रादर अगर आप करना ही चाहते हो तो इसकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लो, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लो, उनको ऐड कर दो, लेकिन आप इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात? यस, रादर add individual values of the two determinants, individual values of the two determinants। समझ में आ रही है बात एवरीबडी? है ना? चलो, है ना, मतलब इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर ऐड कर लो। समझ में आ रही है बात एवरीबडी? यस, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता, ठीक है? हाँ, समझ में आ गई बात एवरीबडी कि कब डिटर्मिनेंट को ऐड कर पाते हैं? तो ये अच्छा, कॉलम्स में भी सेम, जहां रोज आ गया वहां पे कॉलम्स भी आ जाए तो वो भी चलेगा। जैसे मान लीजिए कि कॉलम वाइज अगर करना था, तो ये चीज भी मैं बता देता हूं, है ना? अच्छा, जैसे मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता था, है ना, मतलब ये जरूरी नहीं कि रो वन में ही ऐड करते। अब ये डिटर्मिनेंट ऐसी है कि ये दोनों रोज आइडेंटिकल थी, तो इसलिए हमने ऐसे ऐड किया। जैसे मैं बताता हूं आप लोगों को, है ना, यहां पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, देखना जरा बेटा, है ना, देखना जरा ध्यान से। यस, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको डिटर्मिनेंट ऐसी दी, ABCGHI, और यहां पे मैंने आपको दे दिया कुछ भी PQR, ठीक है? और एक डिटर्मिनेंट मैंने आपको ऐसी दे दी, ABC देता LMN, ठीक है? इन दोनों को ऐड करना है। कर सकते हैं क्या? तो आपने देखा कि सर ये वाली और ये वाली n-1, n नंबर ऑफ रोज 3 है। हाँ सर, नंबर ऑफ रोज 3 है, तो -1 किया यानी 2, 2 रोज शुड बी आइडेंटिकल, तो आप रो वाइज ऐड कर पाओगे। तो ये दोनों के दोनों रोज सेम है, आइडेंटिकल है, तो आप ऐड कर पाओगे। तो जो भी इनको तो एज इट इज, जो आइडेंटिकल है उनको तो एज इट इज लिख दिया, और जो अलग अलग हैं उन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, यानी कि P + L कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, Q + M R + N, दैट्स इट। समझ में आ रही है बात एवरीबडी? एग्जाम्पल, ठीक है? और अगर दो रोज आइडेंटिकल नहीं होती तो नहीं कर पाते। सिमिलरली कॉलम का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लीजिए ऐसी चीज है ABCDEFPQR, ऐसी है, प्लस ABCDEFLMN। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं सर? 3 है, तो 3 - 1 शुड बी आइडेंटिकल। देखो 3 - 1 यानी 2, 2 शुड बी आइडेंटिकल। देखो जरा, ये दोनों आइडेंटिकल है। हाँ सर, ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर जो आइडेंटिकल हैं वो तो एज इट इज, और जो आइडेंटिकल नहीं है उनको कर देंगे ऐड। तो आ गया P + L, Q + M और R + N। समझ में आ गई बात एवरीबडी? सारे के सारे बच्चों को, किसी को कोई तकलीफ है तो मुझे बताइएगा। समझ में आ गई बात एवरीबडी? किसी को कोई तकलीफ? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो चीज हो गई कि ऐड कैसे करना है, तो ऐड ऐसे करना है, हम लोग सीख गए। अब मान लीजिए कि कभी ऐसी डिटर्मिनेंट दी हुई है तो उसका उल्टा, कि ऐसी डिटर्मिनेंट दी हुई तो उसको ब्रेक कैसे करना है। तो जहां पर दो दो एलिमेंट्स हैं उनको तो ब्रेक कर दिया,
और जहां पर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स है उनको एज इट इज रख दिया। उल्टा समझो जरा, ऐड कैसे करना है हमने, दो डिटरमिनेंट्स को वो सीख लिया, दो डिटरमिनेंट्स को ऐड कैसे करना है हमने वो सीख लिया, लेकिन ब्रेक भी तो इंपॉर्टेंट है। कॉन्वर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी मतलब उल्टा ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कन्वर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि ब्रेक कैसे करना है। ठीक है, समझना जरा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको ऐसा दे दिया ए प्लस बी, ए प्लस बी नहीं लेता, ए प्लस, मान लीजिए कि मैंने आपको ऐसी डिटर्मिनेंट दी हुई है। ठीक है, अब आपको जरूरत पड़ गई क्वेश्चन के अंदर कि आप इस चीज को ब्रेक करो। एग्जाम्पल, तो जहां पर दो दो चीजें लिखी हुई है, दो दो चीजें लिखी हुई है, उसको तो आप ब्रेक करोगे, जहां पर एक एक चीज लिखी हुई है उनको आप एज इट इज लिख दोगे। तो एल एम एन अल्फा बीटा गामा ये दोनों डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगी, एल एम एन अल्फा बीटा गामा। और ब्रेक करना है रो वन को, तो ए बी सी और पी क्यू आर। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? सारे के सारे बच्चों देखो जरा, बेसिकली इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही तो आएगी। समझ में आ रही है बात? यस एवरीबडी। चलो अब मैं यहां पर ना थोड़ी सी चीजें आपका दिमाग खुलवाना चाहूंगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि मुझे यहां पर आप लोगों का ना दिमाग खुलवाना है। ठीक है, ये सी है। ठीक है, इस चीज को क्या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं? इस चीज को क्या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं? बच्चे बोलेंगे सर अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं तो इतना तो लिखना ही है, लेकिन इसके अंदर मुझे ये चीजें और लिखनी है, हाँ या ना? अगर ये चीजें और लिखनी है तो आई नो वन थिंग, व्हाट्स दैट, कि सर ये तो जीरो होगा। वाई? बिकॉज टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। तो प्रॉपर्टी लगा के इस चीज को अपन ये लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज जीरो होगी तो इस चीज को अपन केवल इतना सा भी लिख सकते थे, वो भी सही होता। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी का मतलब समझना है पहले तो अपने को। इतनी बात समझ में आती है सारे के सारे बच्चों को? इतने में किसी को कोई तकलीफ होती है तो बताना। ठीक है, अब मैं एक चीज अक्सर देखता हूं कि बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है कहां पे, जब वो वेक्टर्स के अंदर पार्ट आता है। अगर आप लोगों को पता हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, हाँ या ना? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर जब ये डिटर्मिनेंट्स का पार्ट आता है तो बच्चों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं वो पार्ट भी यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपको इस तरीके से कोई चीज दे दी गई है ना, आपको मान लीजिए कि इस तरीके से कोई चीज दे दी गई, अल्फा प्लस एल, बीटा प्लस एम और गामा प्लस एन, और अपन इसको ले लेते हैं डी ई एफ। मान लीजिए कि ऐसी कोई चीज आ गई, अब आप प्रॉपर्टी लगाना चाहोगे। अब कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि सर आपने तो कहा एक प्लस वाले, है ना? देखो आप इसको ऐसा समझो कि सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करूंगा, इसको और इसको सेम बना रहने दूंगा। इसको ब्रेक करते हैं, इन दोनों को सेम बना रहते, तो सेम सेम वाले पहले लिख देता हूं, अल्फा प्लस एम, बीटा प्लस एम, गामा प्लस एन, टी ई एफ। एक तो ये और एक यहां पर अल्फा प्लस एल, बीटा प्लस एम, गामा प्लस एन, यहां पे आ गया डी ई एफ। ठीक है, चलो फिर इसको ब्रेक करने जा रहे हैं, तो एक में तो लिख दिया ए बी सी, एक में लिख दिया पी क्यू आर। अब सोचो जरा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, अब क्या मैं फर्दर इसको भी ब्रेक कर सकता हूं? इसको ब्रेक कैसे करूंगा सर? फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एज इट इज रहने देते हैं, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एज इट इज रहने देते हैं,
फिर यहां पे अल्फा बीटा गामा, यहां पे एल एम एन। यस, इस चीज को क्या लिख सकते हैं सिमिलरली बेटे, इस चीज में फर्स्ट और थर्ड कॉलम अगेन सेम रख देते हैं। समझ में आ रही है बात? यस एवरीबडी, पी क्यू आर डी ई एफ, इतना तो सेम। कॉलम 2 को ब्रेक कर दो जरा, कॉलम 2 को ब्रेक करेंगे तो यहां पे अल्फा बीटा गामा, यहां पे एल एम एन। कितनी डिटर्मिनेंट बन गई है? 4 बन गई। तो देखो जरा, इस चीज को आप 4 डिटर्मिनेंट्स का सम करके लिख सकते थे। समझ में आ रही है बात? अब घर पे बैठ के होमवर्क है आपका कि अगर यहां पर एक चीज और होती, क्या चीज होती वो भी मैं बता देता हूं। ई प्लस कैपिटल ए, ई प्लस कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल बी, और एफ प्लस कैपिटल बी, तो ये कितनी डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक होती? जैसे ये डिटर्मिनेंट्स ब्रेक हो गई 1 2 3 4 में। अगर यहां पे डी प्लस कैपिटल ए कुछ और होता, ई प्लस कैपिटल बी और एफ प्लस कैपिटल सी होता, तो यहां से कितनी डिटर्मिनेंट्स के अंदर वो चीज ब्रेक होती? होमवर्क के अंदर मुझे इसका आंसर बताइएगा। समझ में आगे बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, जो रो में है वही कॉलम में भी होगा, आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। यहां पे एनी रो, समझो जरा, मैट्रिक्स में याद है जब मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था तो वो कांस्टेंट हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया था। डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो में कर दो, चाहे तो फर्स्ट रो में कर दो, चाहे तो सेकंड रो में, चाहे तो थर्ड रो में, या चाहो तो पहले कॉलम में, चाहो तो दूसरे कॉलम में, चाहो तो तीसरे कॉलम में। तो यही चीज ऐसे भी होती। मान लीजिए कि किसी का मूड होता कि सर मैं तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो भी सेम बात है, वो भी सेम बात है, वो भी सेम बात है। समझ में आ रही है बात? ये दोनों वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट भी सेम है। किसी का मन करे कि सर मेरे को रो अच्छी नहीं लगती, मेरे को कॉलम अच्छा लगता है, तो बेटा तू कॉलम में कर ले, की फर्क पैदा है सानू। ठीक है, समझ में आ रही है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ, ये बात आ गई समझ में? या तो किसी, अगर मान लो कि किसी ने स्केलर मल्टीप्लाई किया एक डिटर्मिनेंट के अंदर, तो चाहो तो किसी रो में, एक रो में कर दो, जैसे यहां पे रो 2 में, या फिर रो 1 में, या रो 3 में, किसी में, या फिर किसी एक कॉलम में कर दो, जैसे यहां पे कॉलम 1 में किया हुआ है। समझ में आगे बात? मैट्रिक्स के अंदर हर एक में मल्टीप्लाई होता है। अब इसका उल्टा भी पढ़ते, इसका उल्टा भी पढ़ते, ठीक है? मान लो बेटा कि आप लोगों को यह चीज दी हुई है, रिवर्स, रिवर्स A1 A2 A3 KB1 KB2 KB3 C1 C2 C3, इसका रिवर्स पढ़ रहे, इस प्रॉपर्टी का रिवर्स पढ़ रहे। अब जैसे मैट्रिक्स के अंदर देखा था अपन ने कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो हर एक में मल्टीप्लाई होता था, और रिवर्स करेंगे उसका तो हर एक एलिमेंट से अपन वो लेके बाहर भेज सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर मान लो कि कोई एक फैक्टर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब उसको बाहर लेंगे तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही बाहर लेंगे। तो ये आ रहा है। अब A1 A2 A3 में से कुछ कॉमन लिया क्या अपन ने? नहीं लिया ना। ठीक है, अब जरा मुझे ये वाला एग्जाम्पल बताना। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं आप लोगों को बोलता हूं A1 A2 A3, और यहां पे मैं बोलता हूं KB1 KB2 KB3, और यहां पे मैं बोलता हूं KC1 इंटू KC2 इंटू KC3। तो सेकंड रो से एक अलग के बाहर लोगे, थर्ड रो से एक अलग के बाहर लोगे, तो ये के स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक के जो है वो आपने रो 2 से लिया है, और एक के जो है वो बाहर आपने रो 3 से लिया है, तो यहां पे k टू द पावर 2 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस, ध्यान से देखना। एक और मतलब समझ में आ रही है ना बात? जैसे रो, इस रो से बाहर ले लिया के,
इस रो से एक बाहर ले लिया के, तो के स्क्वायर हो गया वो। जैसे कि अब ये कहां दिक्कत आती है बच्चों को, देखना जरा। मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को एक मैट्रिक्स दी 3x3 ऑर्डर की, ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसी है। अगर मैं बोलता हूं के इंटू ए निकालो, तो के इंटू ए बच्चा बच्चा निकाल लेगा, क्या हो जाएगा सर? के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई, ऐसा हो जाएगा बेटे। अगर मैं बोलता हूं कि इसका डिटर्मिनेंट लिखो, तो बच्चा बोलेगा सर आप ये बोल रहे हो? मैं कहूंगा हां बिल्कुल, इसका ही डिटर्मिनेंट बोल रहा हूं मैं। अगर मैं इसका ही डिटर्मिनेंट बोल रहा हूं तो बच्चा बोलेगा सर इस रो में से अगर मैं के बाहर लूं, इसमें से के बाहर लूं, या इसमें से के बाहर लूं, तो के क्यूब बाहर आ जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर ना मैं इसमें से के बाहर ले रहा हूं, कॉलम 1 में से, कॉलम 2 में से और कॉलम 3, सेम बात है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो आपने ये बोला, तो फिर आ गया ए डी जी, फिर ये आ गया बी ई एच, और यहां पे आ गया सी एफ आई। अच्छा, ये चीज जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है कि नहीं है, सोचो जरा। तो ये कितना आ गया? के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब कई बारी बच्चे यहां पे गड़बड़ हो जाते हैं, वो केवल के को बाहर ले आते हैं, ये मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, समझो जरा। तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू इज नोट, नोट कि जब भी कभी आप k इंटू बी लिख रहे हो, तो दिस विल बी रिटन एज k टू द पावर नंबर ऑफ रोज इन बी, या नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, जेई मेंस का ही प्रॉब्लम है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे। अच्छा, ये लिखने का मतलब क्या है? दिस इज अ मैट्रिक्स, और उसने आगे बताया हुआ है क्या? 3x3 मैट्रिसेस। तो ए इज इक्वल टू इतना सा लिख दिया, तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स है, कौन सी? A11, A12, A13, A21, A22, A23, C21, C22, सॉरी सी क्यों लिख रहा हूं, ए ही तो लिखूंगा, हाँ, A31, A32, A33, ठीक है। बी का मीनिंग क्या है? सेम, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33 are two 3x3 matrices such that this kind of a thing is happening। हाँ, इसका मतलब भी समझ लो जरा। ये क्या बोल रहा है? बी आई जे इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर आई प्लस जे माइनस 2 इंटू ए आई जे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने इसके अंदर a की वैल्यू, सॉरी i की वैल्यू 1 डाली, j की वैल्यू 1 डाली, i और j की वैल्यू लेट से मैंने थोड़ी देर के लिए 1 1 डाली, तो ये रिलेशन मुझे बोल रहा है कि b11 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा लैम्डा टू द पावर 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू a11। बोले तो कितना हो जाएगा? लैम्डा टू द पावर 0 इंटू a11। बोले तो वो कितना हो जाएगा? a11 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही b12 और a12 में भी रिलेशन है, ऐसे ही b13 और a13 में भी रिलेशन है, ऐसे ही a21 और b21 में भी रिलेशन है, एंड सो ऑन। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a पता करना है अगर लैम्डा का वैल्यू 3 है तो। समझ में आ रही है बात एवरीबडी? और डिटर्मिनेंट ऑफ b आपको गिवन है 81। तो जरा समझो, आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी आपको निकालना है ये चीज, राइट है एवरीबडी? अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बी गिवन है, यानी अगर यहां पे बार होते तो आपको उसका वैल्यू गिवन है, तो आप इन एलिमेंट्स को पहले तो बी के टर्म्स में लिखोगे, जो भी लिख सकते हो, जो भी रिलेशन आपको गिवन है उसके हिसाब से, हाँ या ना? क्या बोलेंगे सर? मैं कहा कोई बात नहीं, a11 को आप लिखोगे लैम्डा टू द पावर
1+1 - 2 इंटू A1, सॉरी B11, ऐसे लिखोगे। या चलिए अगर ये नहीं तो, है ना, आप ऐसा भी कर सकते थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो आप ऐसा कर दो, इस चीज को आप ऐसा लिख लो, है ना, ये जो चीज है आप इसको ऐसा लिख दो, ए आई जे इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 2 माइनस आई माइनस जे इंटू बी आई जे। हाँ या ना एवरीबडी? बेसिकली आप इसको लैम्डा को उधर भेज सकते हो ना, समझ में आ रही है बात? आई प्लस जे माइनस 2 था, उधर ले जाओगे तो 2 माइनस आई माइनस जे हो जाएगा। सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो। हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बस, और कुछ नहीं किया है। बता देता हूं इन केस अगर किसी को वो भी दिक्कत है तो, एक मिनट, है ना। बहुत ही आसान सवाल है यार, बहुत ज्यादा आसान। देखना जरा, आपको ये रिलेशन गिवन था, है ना? तो आप मुझे एक बात बताना कि इसी चीज को मैंने ए आई जे को इधर ही बने रहने दिया, इज इक्वल टू 1/लैम्डा की पावर 2 माइनस आई प्लस जे ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंटू ए आई जे। अब ए आई जे का वैल्यू मुझे लिखना है, तो वो मैं लैम्डा की पावर 2 माइनस आई माइनस जे, अब मैंने ब्रैकेट हटा दिया, इंटू बी आई जे भी लिख सकता हूं। बस वही चीज यूज करने को बोल रहा हूं और कुछ नहीं। तो A11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा की पावर 2 माइनस आई और जे का वैल्यू 1 1 है, यहां पे 1 माइनस 1 इंटू B11, ठीक है। फिर A12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा की पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू B12। फिर A13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा की पावर 2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू B13 एंड सो ऑन। क्या आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिख सकते हो बेटे? और लैम्डा की वैल्यू 3 है, तो मैं तो कहता हूं लैम्डा की वैल्यू 3 डाल ही दो। लैम्डा की वैल्यू 3 है तो 3 डाल ही दो, हाँ या ना? जब लैम्डा की वैल्यू 3 है तो 3 डाल ही दो, फिर काहे बात का लोड। ठीक है, हर एक में पहले 3 लैम्डा लैम्डा लिख देता हूं। ठीक है, तो आपकी डिटर्मिनेंट कैसी आ जाएगी? बहुत ही बकवास सवाल है, सिंपल प्रॉपर्टी के ऊपर है। हाँ, थोड़ा सा लग सकता है कि आपको थोड़ा सा लेंदी, वो भी मैं इतना लिख रहा हूं इसलिए आपको लग सकता है कि लेंदी है। बाकी अगर आप मन के अंदर कैलकुलेशन कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी जरूरत है। यहां पर A21 के लिए लिख रहे हैं तो I2 है और J1 है। ठीक है, ये हो गया। ये A22 के लिए लिख रहे हैं तो I भी 2 है और J भी 2 है। ये A23 के लिए लिख रहे हैं तो I2 है और J3 है। ये A31 के लिए लिख रहे हैं तो I3 है और J1 है। ये A32 के लिए लिख रहे हैं तो I3 है और J2 है। ये A33 के लिए लिख रहे हैं तो I भी 3 है और J भी 3 है। दैट्स इट एवरीबडी। तो ये कितना आ गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें क्या अपन? मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। तो ये तो 3 की पावर 0 आ रहा है, इनको उड़ा दो तो 1 ही हो गया। ठीक है, ये देखेंगे तो ये भी 3 की पावर 0 आ रहा है तो इसको उड़ा दो। और अगर ये देखा तो ये भी 3 की पावर 0 आ रहा है तो इसको उड़ा दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखा तो ये कितना आ रहा है बेटे, ये कितना आ रहा है, 3 की पावर -2 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया यहां पे 3 की पावर -2। सिमिलरली ये भी 3 की पावर -2 आ रहा है, और सिमिलरली ये वाला भी, ये वाला 3 की पावर कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। ठीक है, 3 की पावर -3 आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 3 की पावर -2 आ रहा है, हाँ या ना?
ठीक है, ये कितना आ रहा है बेटे? सर ये 3 की पावर -3 आ रहा है, ठीक है। और ये कितना आ रहा है? सर ये 3 की पावर -4 आ रहा है। ऐसे आ रही है? इतने में किसी को कोई आपत्ति तो मुझे जरा बताना। अच्छा, देख लेते हैं कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने देखा कि यार सर अगर मैं देखूं तो यहां से मैं 3 की पावर -2 कॉमन ले सकता हूं इसमें से, और यहां से अगर देखूं तो 3 की पावर -2 यहां से भी कॉमन ले सकता हूं। तो 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -2 यानी 3 की पावर -4 मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर मेरे पास कुछ इस प्रकार से बच जाएगा B11 B12 B13, फिर यहां पे बच गया B21, यहां पे बच गया B22, यहां पे बच गया 3 की पावर -1 इंटू B23, और यहां पे कितना बच गया B31 इंटू 3 की पावर -1 इंटू B32 इंटू ये कितना बच गया 3 की पावर -2 इंटू B33, ऐसा बच गया। यस एवरीबडी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मुझे ये दिया हुआ है, तो पता नहीं मतलब मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो। नहीं नहीं, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है ना यार, तभी मैं कहूँ। मैं इसको फिर से पूरा लिख देता हूँ। बस कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो सकती थी इसमें, वो भी मेरा ध्यान कहीं और था, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी हो गई अपने साथ, है ना। तो मैं ये थोड़ा सा एक बारी मैं खुद से लिख देता हूँ, है ना। मैं एक्चुअली मैं हर एक वैल्यू के चक्कर में लिखने लग गया, इसलिए मेरा ध्यान भटक गया। बाकी मैं इस चीज को डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो बस आप ये वेरीफाई करना कि सही है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो A11 की जगह लिखना है आई और जे की वैल्यू 1 और 1 डाली, तो यहाँ पे तो 3 की पावर 0 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर A12 आ रहा है, तो 3 की पावर 1 2 आ रहा है ना, तो 3 की पावर -1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 3 की पावर -2 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर 2 1 है, 2 1 है तो 3 की पावर -1 ही आएगा। यहाँ पे 3 2 2 है तो 3 की पावर -2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर -3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर -2 आ जाएगा, है ना। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस फॉर्मूले में डाला है यार इसमें आई और जे के वैल्यूज, है ना, बस और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ये आ गया और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ऐसे ही आ रहा है, देखो जरा डायरेक्टली आ रहा है यार। वो मैं आई और जे इतना पता नहीं, मेरा मतलब उस तरीके से मैं करता नहीं हूँ, इसलिए मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। मैं सीधे करता हूँ, मतलब इतना ही लिखो, थिंक मोर राइट लेस रूल, अपना जेई वाला, जैसा कि आप लोग जानते ही है ना, ठीक है। तो द मोमेंट ये किया अपन ने, तो अपने दिमाग में यार एक बात तो आ ही रही होगी, क्या? एक बात तो अपने दिमाग में ये आ रही होगी कि यहां से 3 की पावर -2 जो है वो कॉमन ले लो। एक मिनट, यहाँ पे 3 की पावर -4 आएगा। यहाँ पे, यहाँ से अपने एक एक चीज तो दिमाग में आ रही होगी कि 3 की पावर -2 कॉमन ले लो, ठीक है। और यहाँ से 3 की एक पावर -3 कॉमन ले लो, ठीक है। तो 3 की पावर -3 अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया? B11, 3 की पावर -1 B21, 3 की पावर -2 B31, और फिर आया 3 की पावर -1, यहां से कॉमन ले लेंगे तो B12, 3 की पावर -1 B22, और 3 की पावर -2 B32, और वहां से 3 की पावर -2 कॉमन ले लिया तो B13, और 3 की पावर -1 B23, और 3 की पावर -2 B33। हाँ या ना एवरीबडी? यस। और अब तो आपको साफ दिख ही रहा है कि इसमें से 3 की पावर -1 कॉमन ले लो, इसमें से 3 की पावर -2 कॉमन ले लो, तो ये अल्टीमेटली 3 की पावर -6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी बन जाएगा, और यही आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू कितना आ गया, निकालो जरा। मेरे ख्याल से 1/9। इतना लड्डू सवाल था यार ये, इतना लड्डू सवाल था, ठीक है। खामखा हम मतलब कैलकुलेशन के अंदर फंसे जा रहे थे, एंड दैट इज बिकॉज कि भाई मैंने सोचा कि यार ये भी बता दूं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 डालेंगे, है ना, मतलब यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 डालेंगे, जे इज इक्वल टू 1 डालेंगे, तो उसकी वजह से मिस्टेक होगी। बाकी आप डायरेक्टली लिखो ना यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 6 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। देखना जरा, आपने अगर किसी रो के अंदर ऐसा लिख दिया ना, रो 1 + KA, ये रूल लगा दिया, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं।
एग्जाम्पल लेके बताता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ABCDEFGHI। किसी के मन में आया कि वो लिख दे रो 1 को रो 1 प्लस के इंटू रो 2, तो देखना वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। रो 1 ये है, आपने क्या किया है, रो 1 को चेंज किया, तो रो 2 और रो 3 सेम है, तो मैं पहले उसको एज इट इज सेम ही लिख देता हूं। अगर किसी के मन में ऐसा आ गया कि रो 1 को लिख दो यार रो 1 प्लस के टाइम्स रो 2, इसको जब आप रो 2 को के से मल्टीप्लाई करोगे तो के डी के ई के एफ बन जाएगा। और ये बोल रहा है कि आप रो 1 को रिप्लेस कर दो रो 1 प्लस के रो 2 से। अगर ये चीज मैं करता हूं, लेट से प्रॉब्लम के अंदर जरूरत पड़ती है और मैंने ऐसा किया, तो देखना जरा वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। तो रो 1 प्लस के इंटू रो 2 लिखना है, तो यहां पर ए प्लस डी के, यहां पर बी प्लस के ई, और यहां पर सी प्लस के एफ आ जाएगा। हाँ या ना, सोचो जरा। रो 2 में आपने के कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, तो के डी के ई के एफ, यहां पे आएगा के डी, एक बार आएगा के डी, एक बार आएगा के ई, एक बार आएगा के एफ, और रो 1 में ऐड कर दिया है आपने उसको रो 1 में डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है। क्यों? आप जब इसके अबाउट ब्रेक करोगे तो ए बी सी एक में आ जाएगा और एक में आएगा के डी के ई के एफ, और ये दोनों तो सेम ही रहेगी। सोचो जरा। फिर जो सेकंड डिटर्मिनेंट आ रही है उसमें रो 1 से के कॉमन ले लोगे तो के ही बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा डी ई एफ, और फिर नीचे आ रहा है डी ई एफ जी एच आई। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हाँ यार ये तो दोनों सेम है। क्योंकि आप इसको बेसिकली क्या लिखोगे, ए डी जी, जो चीज मैंने ओवरली बोली वही मैं आपको लिख के भी बता देता हूं, तो ज्यादा बेटर आई थिंक बहुत सारे लोगों को फील आ जाएगी। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हो। अब आपने के कॉमन ले लिया तो के यहां आ जाएगा। अब देखो जरा, डी ई एफ दो रोज आइडेंटिकल हो गए, तो ये चीज जीरो हुई कि नहीं हुई? हुई ना। यानी कहने का मतलब है कि यार ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो सेम है। यस, तो यही वो बोल रहा है। क्या अगर आप इस तरीके के ऑपरेशंस लगा भी दोगे तो भी द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। समझ में आ रही है बात एवरीबडी? किसी को कोई तकलीफ? यही चीज आप कॉलम में भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लगा सकते हो। अच्छा, किसी के मन में आया कि सर मैं ना, ये आ गई मेरे पास, अब किसी के मन में आया कि सर मैं ना रो 2 को, सॉरी रो 1 को ही, अब फिर से रो 1 को ही रो 1 प्लस सम मोर कांस्टेंट, है ना। पहले मान लो कि ये K1 है, अगर ये K1 है तो यहां पे भी K1, यहां पे भी K1, यहां पे भी K1। अब किसी के मन में आई सर मैं K2 इंटू R3 करना चाहता हूं, कि इस रो 1 को मैं ऐसा करना चाहता हूं, तो अब उसकी डिटर्मिनेंट कैसी बन जाएगी? लिख सकते हो जरा, A प्लस डी K1 प्लस K2G। फिर ये तो सेम ही रहेगी क्योंकि आप रो 1 में ही चेंज कर रहे हो। आप रो 1 में भी, रो में भी कर सकते हो, किसी भी रो में भी ऐसी चीज कर सकते हो, किसी भी कॉलम में भी ऐसी चीज कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। और लेकिन इसके अंदर ना बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, और कारण क्या है पता है? मैं कहता हूं कि अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ जाओ तब तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं समझते हो तो एक एक रो में ऑपरेशन लगाया करो। जैसे बच्चों को प्रॉब्लम कहां आती है, जब वो दो दो रोज में एक साथ ऑपरेशन लगा रहे होते हैं, कि मान लीजिए ये रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 में भी एक साथ लगा रहे, तो वहां पे दिक्कत आती है बच्चों को, मेजोरिटी ऑफ द किड्स। आप एक एक करके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले मान लो कि रो 1 और रो 2 में आपको ऑपरेशन लगाने की जरूरत पड़ी, क्वेश्चन में सिखाऊंगा कब जरूरत पड़ती है। रो 1 में लगाया आपने, रो 2 में भी लगाने की जरूरत पड़ी, तो अगली स्टेप में आप रो 2 में लगा दो। समझ में आ रही है बात? जरूरत के हिसाब से लगा दो, लेकिन एक बारी में एक ही ऑपरेशन लगाओ, आप कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। जैसे मान लो कि आपको जरूरत पड़ी कि रो 2 प्लस 1 इंटू रो 3 करो, और ये भी करो रो 1 प्लस आर, रो 1 प्लस K1 इंटू R2, ये भी करो। तो पहले आपने ये कर दिया, जैसे ये कर दिया अगली स्टेप में आप ये वाला कर रहे हो। इन दोनों को साथ साथ मत करो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो, या आंसर्स आपको लगता है कि यार आप नहीं कर पाओगे, तो अलग अलग कर लो, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम के अंदर समझाऊंगा, और यही चीज आप कॉलम्स में भी कर सकते हो। खैर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
If A1, A2, A3 are in GP, then the value of this determinant. A1, A2, A3 are in GP, तो इस determinant का वैल्यू कितना होगा? अब ये 2003 का जेई का प्रॉब्लम है। मुझे एक बात बताना, अगर मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, ठीक है, और सब्जेक्टिवली तो आप घर पे कर ही लोगे, मुझे उम्मीद है, थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं, हिंट। A1 आप ले लोगे A, A2 आप ले लोगे A इंटू आर, A3 आप ले लोगे A इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, A4 आप ले लोगे A इंटू आर की पावर 3 एंड सो ऑन। AN आपका हो जाएगा A इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे AN प्लस 1 ऐसे चल रहे, तो AN प्लस 1 आपका हो जाएगा A इंटू आर की पावर n एंड सो ऑन। ये आप पुट कर ही दोगे, ठीक है, ठीक है। फिर आपको एक चीज और पता है क्या, कि मान लीजिए आपको log ऑफ A इंटू आर स्क्वायर लिखना है, तो आप इस चीज को वो log की प्रॉपर्टी लगा के लिख ही लोगे, log A प्लस log आर स्क्वायर। फिर इस 2 को आप फ्रंट में ला ही सकते हो, तो आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, log A प्लस 2 इंटू log आर एंड सो ऑन करके आप अपने प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर लोगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मेरे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया, अब मैं क्या जानता हूं, कांस्टेंट टर्म्स आर आल्सो इन जीपी विद कॉमन रेशियो 1। यस और नो? विथ कॉमन रेशियो 1 कहने का क्या मतलब है, समझना जरा। अगर मैं इनके अंदर कॉमन रेशियो 1 बोल दूं, तो ये सारे के सारे ए ऐसे आ जाएंगे। तो यहां पे मेरी प्रॉब्लम कुछ ऐसी बन जाएगी, log A log A log A। क्वेश्चन सॉल्व हो गया जेई 2003 का। एवरीबडी, आपका क्वेश्चन ये, डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम सेम होते हैं, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है? 0। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? चलो जी, हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं। लेट द नंबर्स 2b and c be in an AP, okay, and A is equal to this kind of a thing given to you. Determinant of A जो है वो 2 से 16 के बीच में जा रहा है, तो determinant of A 2 से 16 के बीच में जा रहा है, तो determinant of A लिखने की कोशिश करते हैं। पहले डायरेक्टली लिख देंगे अभी, मेरे ख्याल से आप चेक करना कि सही है कि नहीं, है ना। BC स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस 2C स्क्वायर माइनस 4C और प्लस 1 टाइम्स 2B स्क्वायर माइनस 4B, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, तो आप भी वेरीफाई करना है कि डायरेक्टली लिखा है कि सही नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आ गया, कितना आ गया, कुछ टर्म्स कट रहे हैं क्या? कुछ टर्म्स अगर कट जा रहे हैं तो काट दो, ठीक है। अच्छा, और आपको एक चीज और ये भी बोली हुई है, क्या बोली हो, 2B and C are in AP, 3 नंबर्स अगर AP में हो तो मिडिल वाले का डबल इज इक्वल टू सम ऑफ द रेस्ट 2, तो ये रिलेशन भी आप ध्यान रखना, है ना। तो B की जगह आप लिख सकते हो यार, मतलब C के टर्म्स में पुट कर ही सकते हो, ठीक है। बस हो गया आपका सवाल। ये बोल रहा है C लाइज इन द इंटरवल, C किस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है बस। चलो देख लेते हैं, B के जगह में डाल सकता हूं 2 प्लस सी अपॉन 2, 2 प्लस सी अपॉन 2 इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मुझे लिखना है तो 2 प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू सी माइनस 2C स्क्वायर माइनस 4C प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर, यानी 2 प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी, 4 इंटू बी, बी कितना है, ये रहा। बस आपको पूरा डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो आपने सी के टर्म्स में लिख दिया। अब देखो जरा, कुछ कुछ टर्म्स आपके कैंसल आउट हो जा रहे हैं क्या? कुछ कुछ टर्म्स आपके कैंसल आउट हो जा रहे हैं क्या? और देखो, ये जेई मेंस का ही सवाल है, एक बार करने की कोशिश करो। मैं ऑब्जेक्टिव ट्रिक तब तक स्ट्राइक करता हूं मेरे दिमाग में, है ना, हाँ, कि मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता तो मैं कैसे करता। करो तब तक, आप ट्राई करो, ठीक है। देखना, मैं 2-3 तरीके बताता हूँ। सर अपन ने डायरेक्टली किया, अपन थोड़े से फंस गए, है ना। तो मेथड 1 थोड़ा फंसने वाला, 2 मेथड और बताता हूं आपको, है ना। इससे भी करोगे कुछ ना कुछ पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इससे भी करोगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़े से और तरीके सिखाना चाहता हूं। मेथड 2 देखो, जब भी कोई डिटरमिनेंट के अंदर, जब भी किसी डिटरमिनेंट के अंदर, जब भी किसी डिटरमिनेंट के अंदर रो या कॉलम में
1 1 1 पूरे के पूरे एलिमेंट्स ऐसे ही दिखाई दे, तो ट्राई क्रिएटिंग मैक्सिमम जीरोज ओवर देयर, ट्राई क्रिएटिंग मैक्सिमम जीरोज over there by applying last property नंबर 6। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा तुमको मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, मैक्सिमम जीरोज ओवर देयर बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी 6। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूं तो आप लोगों को और बेटर समझ में आएगा। यस, ध्यान से देखना बेटा, है ना। इस प्रॉब्लम के अंदर मुझे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अंदर 1 1 1 दिखाई दे रहे हैं। यस सर, रो 1 के अंदर अप्लाई कर दिखाई दे रहे हैं, तो रो 1 में अपन मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करते हैं। ए मुझे ऐसी डिटर्मिनेंट दी हुई है 1 1 1 2bc 4b² c²। इससे क्या होगा, डिटर्मिनेंट खोलने में और आसानी होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये रो 1 है, मुझे मैक्सिमम जीरोस बनाने हैं, तो मुझे कोशिश करता हूं कि मैं इनमें से मैक्सिमम जीरोस बना पाऊं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है यार, बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने कॉलम 1 को रिप्लेस कर दिया कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 से, k का वैल्यू -1 लिया है, k का वैल्यू -1 लिया है, तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 अगर करता हूं तो यहां पे आ गया 1 - 1 0, यहां पे आ गया 2 - b, यहां पे आ गया 4 - b²। कॉलम 2 कॉलम 3 को एज इट इज लिखा। मैंने कहा यार क्या बात है यार, जीरो क्रिएट हो गया। ठीक, अब इसके अंदर अगर मैं अगेन और जीरो बनाने की कोशिश करता हूं तो मैं कॉलम 2 को लिख देता हूं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो कॉलम 1 तो एज इट इज रहेगा, यहां पे 1 - 1 0, b - c और b² - c²। अच्छा, अब मैं और करके जीरोस बना सकता हूं क्या, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब डिटर्मिनेंट जो ओपन करने का सही समय आ गया है, बिकॉज जब हम इसके अबाउट ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 इंटू को फैक्टर ऑफ दिस 0, वो तो खुद ही 0 होगा, 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, 0 इंटू को फैक्टर ऑफ दिस, वो भी अगेन 0 होगा। तो केवल अगर मुझे इस डिटर्मिनेंट को लिखना है तो 1 इंटू को फैक्टर ऑफ दिस 1 ही लिखना है, और को फैक्टर ऑफ 1 तो मेरे को 7 दिख रहा है, 2 - b टाइम्स b² - c² माइनस 4 - b² इंटू b - c। ऐसा ही हो जाएगा एवरीबडी। किसी को कोई तकलीफ किसी भी प्रकार की तो मुझे जरा बताना। यस एवरीबडी, किसी को कोई भी तकलीफ, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बड़े आसानी से आ गया कि नहीं आ गया, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 6। दिस इज व्हाट आई वांट। किसी को कोई तकलीफ इतने के अंदर तो मुझे जरा बताना यार, किसी को कोई भी तकलीफ इतने के अंदर तो मुझे जरा बताना यार। यस, चलो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कुछ बात बन रही है क्या। यहां पे अपन लिख सकते हैं क्या, b + c इंटू b - c, b - c कॉमन लिया जा सकता है। अच्छा, इसको अपन लिख सकते हैं 2 + b इंटू 2 - b, सॉरी इसको, सॉरी 2 + b इंटू 2 - b, तो 2 - b भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे तो बच गया b + c, और यहां पे 2 - b कॉमन आ गया, तो 2 + b बच गया, है ना। यस, तो मेरे ख्याल से ये ऐसा आ जाएगा, b से b उड़ जाएगा, तो c - 2 ऐसा आ गया। एवरीबडी सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, आप लोगों को पता है कि b और c में आप ये रिलेशन भी जानते ही हो, तो b और c में अगर आप रिलेशन जानते हो तो अपन जानते हैं कि 2b = a + c, सॉरी 2 + c, है ना। तो b की जगह अपन c के टर्म्स में भी डाल ही सकते हैं चीजों को। तो यहां पे अगर अपन देखें तो b - c, ये वैल्यू पूरी की पूरी c में आ जाएगी। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a अपने को 2 से 16 दिया हुआ है, तो अपन क्या c की वैल्यू गेस कर पाएंगे बच्चों, सोचो जरा, सोचो कहां से कहां तक जाएगी, क्योंकि ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a है, ये 2 से 16 के बीच में जाएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 है, तो बीच में अगर c ही बचेगा तो मेरे ख्याल से c के लिए तो हम इवेल्युएट कर ही लेंगे। यस,
सारे के सारे बच्चे देखेंगे जरा। जैसे अगर मैं इस चीज को ऐसा बोल दूं कि b माइनस टू भी कॉमन डिफरेंस है, ऐसा बोल दूं, और कि b माइनस टू इज सेम एज c माइनस b इज सेम एज 2 इंटू कॉमन डिफरेंस। अगर मैं कॉमन डिफरेंस को d बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो b माइनस टू इज सेम एज c माइनस b, तो b माइनस सी हो गया माइनस डी, ठीक है। और 2 माइनस बी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस डी, और c माइनस टू हो जाएगा 2 इंटू डी। सोचो जरा, अगर कॉमन डिफरेंस d मान रहा हूं तो ये चीज मेरी कितनी आ गई, ये चीज मेरी आ गई 2d³ आया ना। तो 2 से बड़ा हो गया और ये ऐसे जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस का क्यूब मेरा जा रहा है 1 से लेकर के 8 तक, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मेरा जा रहा है 1 से लेकर के 8 तक का क्यूब, तो ये ऐसा जा रहा है ना। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं कि भैया 1 से 2 जा रहा है। अब मेरा c कहां से कहां तक लाई कर सकता है, मेरे ख्याल से समझ गए, मिनिमम कॉमन डिफरेंस 1। अगर मैंने d1 लिया तो ये वैल्यू 3 होगा, ये वैल्यू 4 होगा, यानी c का वैल्यू मिनिमम तो 4 होगा, और कॉमन डिफरेंस मैक्सिमम 2 हो सकता है। तो ये 2 है, तो अगला 4 और फिर अगला 6, तो 4 से लेकर के 6, c फॉर कैलकाटा इज द आंसर। यस एवरीबडी, सोचो जरा, कॉमन डिफरेंस d, कैपिटल D वो है, वो 1 से 2 जा सकता है। तो जब मिनिमम कॉमन डिफरेंस होगा तो c मिनिमम होगा, और मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस होगा तो c मैक्सिमम होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका, और एक और तरीका बताता हूं आप लोगों को, एक तरीका और बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखना जरा, ऑप्शंस को वेरीफाई करना बताता हूं। अगर मान लीजिए कि जैसे ये ऑप्शन मेरा आंसर है, अगर ये ऑप्शन मेरा आंसर है तो c की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अगर c की वैल्यू 3 होनी चाहिए तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2.5, यानी 5/2। सोचो जरा, c लाइज इन द इंटरवल, ये बोल रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज तो साफ दिख रही होगी कि यार अच्छा, ये ऑप्शन चेक करना है तो c की वैल्यू 2 भी हो सकती है, c की वैल्यू 2 यानी b की वैल्यू भी 2 हो सकती है, तो c इज इक्वल टू 2 इज माई आंसर और नॉट। तो c इज इक्वल टू 2 इज माई आंसर और नॉट। तो मैंने कहा यार a डिटरमिनेंट को अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 2 4, अगर c इज इक्वल टू 2 है, अगर c इज इक्वल टू 2 है देन b इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो c इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2 को यहां पे डाल के देखते हैं, तो 1 2 4 1 2 4। सर ये तो डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। एक क्वेश्चन मुझसे बोल रहा था कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 से 16 होना चाहिए, ये तो 0 आ रहा है, यानी ये तो मेरा आंसर कतई नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर मैंने कहा यार यहां पे 3 इंक्लूडेड है, यहां पे भी 3 इंक्लूडेड है, सोचो जरा, नहीं एक मिनट, ये 1 से बड़ा है ना, ये 1 से बड़ा है, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, तो 0 से बड़ा नंबर है, तो ये 1 से बड़ा है, तो ये 3 से 4 के बीच में, ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना। ऑल राइट, चलो देख लेते हैं फिर 3 मेरा आंसर है क्या, या 4 मेरा आंसर है क्या, ये भी चेक कर सकते हैं ना। 4 इज माई आंसर और नॉट, c इज इक्वल टू 4 आंसर और नॉट। तो मैंने कहा यार कि c इज इक्वल टू अगर 4 है तो a b c a p में है, उस हिसाब से b का वैल्यू 3 होना चाहिए, सोचो जरा। तो b इज इक्वल टू 3 अगर मैं डालता हूं तो 1 2 4, ये तो आ गया 1 3 9, और ये आ गया 1 4 16। क्या इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आता है, जरा इवेल्युएट करो। 1 टाइम्स 48 माइनस 9 फॉर द 48 माइनस 9 इंटू 4 कर लो जरा, कितना आ गया 36। ओके, माइनस टाइम्स ऑफ ये कितना आ गया 32 माइनस 16, और प्लस 1 टाइम्स 18 माइनस 12, ये कितना आ रहा है बेटे देखना जरा, 12 और ये 14, यानी -2 और ये 6 यानी 4 आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, हाँ, यानी 4 मेरा आंसर है। अच्छा, फिर मैंने कहा अगर ये 6 होता तो 6 भी मेरा आंसर है क्या, लेट्स चेक इट। अच्छा, कि 6 भी मेरा आंसर है, अच्छा 4 मेरा आंसर है, तो ये दोनों में ये मेरा आंसर हो नहीं सकता और ये भी मेरा आंसर हो नहीं सकता, तो सी इज दी करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, ऑप्शन चेकिंग के थ्रू अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। चलो, इफ दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज हैपनिंग, चलो बहुत बढ़िया है ना। a माइनस, ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है और a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू मुझे 1 दिया हुआ है, ठीक है। देन
इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस क्वेश्चन में अगर आप a माइनस टू बी प्लस सी ये एक्सप्रेशन बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोचो जरा। a माइनस टू बी प्लस सी अगर आप बनाना चाहते हो तो आप क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को देखो, इस डिटर्मिनेंट को, इस डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आप a माइनस टू बी प्लस सी बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर अगर मैं रो वन को रिप्लेस कर दूं रो वन माइनस टू इंटू रो टू प्लस रो थ्री, तो a माइनस टू बी प्लस सी बनेगा कि नहीं बनेगा? फील इट, देखो जरा। और अगर वो बन गया तो आपका काम हो जाएगा। तो रो वन माइनस टू इंटू रो टू प्लस रो थ्री एक बारी करके देखो जरा कितना आता है। एक्स एक्स तो यहां पे उड़ ही जाएगा, फिर a माइनस टू बी प्लस सी, ए माइनस टू बी प्लस सी ऐसा आ जाएगा। और यहां पे आ जाएगा टू माइनस टू इंटू थ्री प्लस फोर, यहां पे आ जाएगा वन माइनस टू इंटू टू प्लस थ्री, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका कुछ एक्स प्लस सी, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू, और यहाँ पे आ जाए आपका जाएगा एक्स प्लस सी, एक्स प्लस फोर, और ये आ गया एक्स प्लस थ्री। हाँ या ना एवरीबडी? सोचो जरा ये चीज मुझे कैसे स्ट्राइक करी। मैंने कहा यार a माइनस टू बी प्लस सी इस क्वेश्चन में मैं कैसे बना सकता हूं, तो ये करके बना सकता हूं। अच्छा इसका वैल्यू वन है तो आपने वन पुट कर दिया, यहां पे कितना आ रहा है? ये जीरो आ रहा है, यस। और यहां पे ये कितना आ रहा है? ये भी जीरो आ रहा है। अच्छा डिटर्मिनेंट के अंदर अगर वन 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 बन रहे होते तो मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करता था, और यहां पर तो इस रो के अंदर मैक्सिमम जीरोस हैं, तो इसको डिटर्मिनेंट के अबाउट ओपन करना आसान नहीं है। वन इंटू कोफैक्टर ऑफ वन, जीरो इंटू कोफैक्टर ऑफ जीरो, वो तो जीरो ही आएगा, जीरो इंटू कोफैक्टर ऑफ जीरो वो भी जीरो आएगा। तो डिटर्मिनेंट को ओपन करना इजी है कि नहीं है? डायरेक्टली ओपन करेंगे तो आपकी डिटर्मिनेंट ऐसी आ गई बेटे, और अगर ये डिटर्मिनेंट ऐसी आ गई तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस एट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया, सिक्स एक्स आएगा, सॉरी सिक्स एक्स से सिक्स एक्स उड़ गया, और ये आ रहा है 17 कुछ नहीं माइनस, तो ये आ रहा है वन, यप वन आ रहा है। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स है जो कि वन आ रहा है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, तो वो आपका वन आ रहा है। आपको बोल रहा है क्या एफ ऑफ 51 होगा, एक्स इक्वल टू 50 डालो जरा, ये तो वन ही रहेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, देखो जरा है कि नहीं इजी। चलिए ये क्वेश्चन मैं आज सब्जेक्टिव करवा रहा हूं, अगली क्लास के अंदर, सॉरी आज ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, अगली क्लास के अंदर सब्जेक्टिवली करवाऊंगा। ये भी जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब मान लो आपके पास इतना एग्जाम में इतना डेडली क्वेश्चन आ गया, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डिटरमिनेंट कुछ भी नहीं आता, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? थोड़ा सा सोचो, पॉज करना वीडियो को, यहां पे मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बता देता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, मैं अल्फा को ले लिया -1 और बीटा को ले लिया 2, दैट्स इट, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर आपने ये वैल्यूज क्यों लिया? देखो अल्फा को मैं 1 नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं अल्फा को 1 लूंगा तो ये चीज पूरी की पूरी 0 बन जाएगी राइट हैंड साइड में, और मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यार इस के का वैल्यू निकालो, अगर ये रिलेशन ट्रू है तो सर राइट हैंड साइड तो पूरी की पूरी 0 बन जाएगी, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 लेने से तो कोई फायदा ही नहीं है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात। सर बीटा इज इक्वल टू 1 लेने से भी फायदा नहीं है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा भी है, तो अल्फा और बीटा को इक्वल भी मत लेना। मैंने कहा ठीक है, अल्फा 1 नहीं लेना, न बीटा 1 लेना, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी नहीं लेना, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में के बच जाएगा अपना, और के अपने को इवेल्युएट करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ऑप्शंस के अंदर देखा, तो मुझे कहा यार डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, यानी अल्फा और बीटा को 0 भी मत लेना, क्योंकि अगर 0 ले लोगे तो ये चीज अनडिफाइंड हो जाएगी। इसीलिए मैंने अल्फा और बीटा को 0 भी नहीं लिया। फिर मैंने सोचा क्या लें, और आप अनेक अनगिनत वैल्यूज ले सकते हैं, पर उसमें भी मैंने ये वैल्यूज ही क्यों ली, आपको अभी समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं एफ ऑफ 1 कितना होगा, ये अल्फा की, ये एफ ऑफ n है, ठीक है, तो ये होगा अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1। अच्छा एफ ऑफ 2 भी है क्वेश्चन में, तो वो होगा अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2। अच्छा एफ ऑफ 3 भी है प्रॉब्लम के अंदर, तो वो होगा अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। प्रॉब्लम के अंदर एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 भी है। अब सोचो अगर आपने अल्फा 3 लिया होता तो 3 की पावर 4 81 जाता, बड़ा नंबर हो जाता। अगर किसी ने अल्फा इज इक्वल टू 10 ले लिया तो 10 की पावर 4, पागल हो जाओगे भाई साहब। इसीलिए मैंने ये छोटी छोटी वैल्यूज ली है,
समझ में आई बात आपको, मैंने ऐसी वैल्यूज क्यों ली है? ठीक है, अब मैं सारी की सारी चीज क्वेश्चन में पुट कर देता हूं। तो 3 यहां पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा एफ ऑफ वन कितना है? अल्फा प्लस बीटा, तो वो हो गया -1 + 2। ठीक है, एफ ऑफ टू कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ये। ठीक है, यहां पर आ गया ऐसा, यहां पर एफ ऑफ टू यानी कि ऐसा। एफ ऑफ थ्री निकालो जरा, -1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, है ना? ठीक है, फिर यहां पर 1 प्लस एफ ऑफ टू, 1 प्लस एफ ऑफ टू तो अपन निकाल ही चुके हैं। फिर ये 1 प्लस एफ ऑफ थ्री, और ये 1 प्लस एफ ऑफ 4। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला 1 - 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ये चीज। इस चीज को इवेल्युएट करना आप लोगों को आता है ना, डिटर्मिनेंट को? के की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ जरा मुझे। सब्जेक्टिव इसका अगली क्लास के अंदर बताऊंगा, आपके तोते उड़ जाएंगे। तो आप मुझे इसको होमवर्क में करके बताएंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, कि होमवर्क में इसका आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, अगर ए आंसर है तो अल्फा इंटू बीटा -2 आना चाहिए, अगर बी आंसर है तो ये -1/2 आना चाहिए। सी में तो खैर 1 ही है, और डी में भी खैर कांस्टेंट ही है -1। तो के का क्या वैल्यू आएगा, केवल इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग मुझे बताइएगा। ये ना मुझे याद है 2018 के अंदर आया हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बच्चों अपन यहीं पे सेशन को एंड करेंगे। इसमें बस अपना एक टॉपिक बचता है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, और वो मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू ही करवाना चाहता हूं, प्रॉब्लम्स के थ्रू ही। तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी क्रैमर्स रूल। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बोले तो क्रैमर्स रूल वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स ही अपन इसको समझ जाएंगे। कंडीशंस याद नहीं रहती ना आपको, तो अगली क्लास के अंदर मैं आपको ऐसे मजेदार तरीके से ये चीजें बताऊंगा कि आप लोग को याद हो ही जाएगा। ठीक है, यस, आप लोगों को याद हो ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, और फिर ये वाला पार्ट भी जो अपना बचा है इनवर्स का, वो थ्योरी वाला पार्ट भी अपन देख लेंगे। राइट, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉइंग, एंड लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो हेलो।